गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज अपने चैप्टर नंबर 2 कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12th मृदा जीवांश पदार्थ चल रहा था अपने, है ना, चैप्टर नंबर 2, जिसका आज लास्ट पार्ट आज खत्म हो जाएगा ये आपके। फिर उसके बाद में अपन कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। मृदा जीवांश पदार्थ के अंदर अपन ने लगभग अपने 5 क्लासेज हो चुकी है, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले एक बार उस चैप्टर का थोड़ा सा 2 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। मृदा जीवांश पदार्थ के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं, है ना, जीवों का अंश, पादपों एवं जंतुओं के जीवों का अंश जीवांश पदार्थ कहलाता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी जीवांश पदार्थ का संगठन, जीवांश पदार्थ का संगठन के बारे में बात की, जीवांश पदार्थ के संगठन से संबंधित बातें की, जिसके अंदर ये 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक है, कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन रहित, जिसके अंदर लिग्निन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के बारे में बात की थी, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के बारे में बात की थी। विच्छेदन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन, शर्करा का विच्छेदन, स्टार्च का विच्छेदन, शर्करा स्टार्च, इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन और प्रोटीन, इन सब के विच्छेदन के बारे में बात की थी अपन ने। ठीक है, इनके विच्छेदन की पूरी डिटेल से बात कर ली। विच्छेदन के बाद में अपन ने शुरू किया था अपना नया टॉपिक ह्यूमस से संबंधित, है ना। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के बाद में पढ़ा था ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस की परिभाषा जो काले भूरे रंग का पदार्थ होता है ना, कोलाइडी पदार्थ, कोलॉइड होते हैं, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? काले या भूरे रंग के पदार्थ को अपन ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस के बाद में अपन ने बात की थी ह्यूमस के वर्गीकरण की, ह्यूमस के निर्माण की, इसके अलावा ह्यूमस के संगठन की, ह्यूमस को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि मृदा में किस प्रकार से ये उपयोगी है, या किस मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, मृदा पर प्रभाव के बारे में बात की थी अपन ने कि ह्यूमस की, और मृदा की उर्वरता पर किस प्रकार से ये ह्यूमस सहायक होती है, इन सब के बारे में बात की थी अपन ने। ह्यूमस पूरा डिटेल में पढ़ लिया। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था ह्यूमस के बाद में अपन ने पढ़ा था कार्बन चक्र पूरा पढ़ लिया था कि वायुमंडलीय जो CO2 होती है वो पादपों में जाती है, पादपों से फिर जंतुओं में जाती है, और जंतुओं के अवशेष से जंतु वापस CO2 वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म रूप में पूरा चक्र चलता रहता है। कार्बन चक्र पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में ह्यूमस के बाद में अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात की थी। नाइट्रोजन चक्र के अंदर अपन ने पूरी डिटेल से बात कर ली कि नाइट्रोजन चक्र के कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स के बारे में बात की थी। सबसे पहला पार्ट था आपके नाइट्रोजन चक्र के अंदर था स्थिरीकरण। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी खनिजन, दूसरा था खनिजन, और लास्ट था तीसरा आपके विनाइट्रीकरण। और खनिजन को अपन ने 3 भागों में बांट कर पढ़ा था। खनिजन को 3 भागों में बांटा था। खनिजन के अंदर पहला टॉपिक था आपके अमोनीकरण, और तीसरा था नाइट्रीकरण। ये 3 बात की थी अपन ने। इसके वर्गीकरण की, जो अमीनीकरण के अंदर तो क्या होता है, एमिनो यौगिक का निर्माण होता है। एमिनो यौगिक का अमोनीकरण के अंदर क्या होता है, अमोनिया और अमोनियम आयन का निर्माण होता है। और नाइट्रीकरण के अंदर नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है, HNO2 का निर्माण होता है। इनके बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली थी। और विनाइट्रीकरण के अंदर क्या होता है, HNO3 से क्या बनता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो ये सारे प्रक्रम अपन ने डिटेल से बात कर ली थी नाइट्रोजन चक्र की। फिर इसके बाद में अपन ने लास्ट क्लास में कल बात की थी नाइट्रोजन चक्र के बाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात या CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में डिटेल से बात की थी।
जिसके अंदर अपन ने कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात के किस मृदा के अंदर क्या अनुपात होता है। कृषि योग्य भूमि के अंदर क्या होता है 10 अनुपात से लेकर 12:1 के मध्य होता है। ह्यूमस के अंदर क्या होता है 10:1 है ना। तो इस प्रकार से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की पूरी डिटेल से बात कर ली थी अपन ने। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बाद में अपन ने पढ़ा था कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के, इसके बाद में अनुपात के बाद में यहीं तक पढ़ा है अपन ने। और इसके आगे आज अपन पढ़ेंगे वापस कार्बन नाइट्रोजन अनुपात से आगे की पोजीशन। ये कार्बन नाइट्रोजन अनुपात और एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा था मृदा के अंदर, मृदा में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के अंदर 5 प्रकार के जीव पढ़े थे। एक तो जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कवक, फंजई, कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंजई, फिर शैवाल, और एक और पढ़ा था प्रोटोजोआ। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पूरी डिटेल से बात कर ली थी सूक्ष्म जीवों की। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये मोटी तौर पर अपन ने पूरा क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार जान लिया वापस, जिससे आप वापस सिलेबस से जुड़ जाओ। अब उसके बाद में आज आपके एक छोटा सा टॉपिक रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, ठीक है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और किस प्रकार से होता है, कौन कौन से सूक्ष्म जीव इसमें सहायक होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है वो आप देख लेना, आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो अब अपना आज नया टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये लास्ट से टॉपिक है आपकी किताब के अंदर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आप नाइट्रोजन, एक बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहले तो अपन स्थिरीकरण से पहले नाइट्रोजन क्या है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली क्या है गैस है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है ये आपको पता भी है सभी को, आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% तक पाई जाती है ना, 78% तक पाई जाती है। अब ये वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रोजन क्या होती है पादपों के लिए प्रमुख पोषक तत्व। ये भी अपन को पता है कि पादपों के लिए मुख्य पोषक तत्वों में आता है, ये मुख्य पोषक तत्वों में आता है नाइट्रोजन। अब लेकिन होता क्या है कि ये नाइट्रोजन जो मुख्य पोषक तत्वों में आती है, लेकिन ये जो 70% वायुमंडल में है, इस वायुमंडल ये नाइट्रोजन को पादप सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, पादप सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे ये वायुमंडल में 78% है, इसको रिलीज जैसे अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना सीधे, जो वायुमंडल में है उसको अपन ग्रहण करते हैं, तो इसको अपन पादप सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो इसको क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को इसका रूप परिवर्तन करके फिर वो नाइट्रोजन को सीधे, तो नाइट्रोजन का क्या करते हैं स्थिरीकरण किया जाता है। क्या होता है स्थिरीकरण। अब स्थिरीकरण क्या होता है, स्थिरीकरण इसकी अपन बात करें तो जो वायुमंडल में की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण करके, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है ये 78%, इसको जीवाणु द्वारा ग्रहण करके, किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा ग्रहण करके पौधों को उपलब्ध करवाना। इसको पहले क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा के अंदर, कल अपन ने बात की थी कि अनेक प्रकार के असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं। कल बात भी की थी अपन ने, लगभग 1 ग्राम मिट्टी के अंदर कितने पाए जाते हैं जीवाणु, 1 ग्राम मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं 10 करोड़ जीवाणु। कितने, 10 करोड़। 1 ग्राम कितना होता है, बिल्कुल कम मात्रा होती है ना। 1 करोड़ 10 करोड़ जीवाणु होते हैं किसके अंदर, 1 ग्राम मिट्टी के अंदर। इसके बारे में अपन ने बात की थी। तो ये जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है 78%, इस 8% को जो मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु क्या करते हैं, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके पादपों को या पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु ग्रहण करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो परिभाषा क्या हो गई इसकी, समझ में आ गई। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु द्वारा ग्रहण करके पौधों को उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूँ आपको सामने, अच्छे से आपको समझ। नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, वायुमंडल की नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर जीवाणु द्वारा ग्रहण कर भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो ये तो हो गई आपके इसकी शब्द की परिभाषा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंध मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। आगे बात समझें, जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन है, उसको किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा ग्रहण करके भूमि या पौधों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। पहली बात तो ये हो गई। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता कैसे है, तो ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक तो होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या हो गया, सिम्बायोसिस नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और असहजीवी का मतलब हो गया नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस प्रकार से अब है अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार के बारे में बात करें। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से नाम से पता चल रहा है परिभाषाएं। देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है। पहला तो क्या हो गया आपके सहजीवी सिम्बायोसिस, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा होता है आपके असहजीवी नॉन सिम्बायोटिक। सहजीवी के अंदर क्या हो गया कि सह का मतलब क्या, साथ में, जीवी मतलब जीवों के साथ में रहकर जो प्रक्रिया होती है वो सहजीवी, साथ में। और असहजीवी से मतलब क्या हो गया, वो जीवों के साथ में नहीं रहकर, बिना किसी के से साथ में रहकर अपने आप ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या कहलाता है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। नाम से पता चल जाता है ना, सह का मतलब क्या होता है, साथ, किसके साथ में, जीवों के साथ में। तो जीवों के साथ में रहकर जो वायुमंडल जीवाणुओं के द्वारा जो स्थिर किया जाता है, पादप और जीव दोनों साथ में रहकर जो इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, पादप एवं जीव दोनों मिलकर जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो क्या कहलाता है, सहजीवी। और जिसके अंदर सिर्फ एक की उपस्थिति होती है वो असहजीवी। तो अगली बात समझ में, नाम से परिभाषा अब अपन बात करते हैं। सहजीवी और असहजीवी। असहजीवी दो प्रकार से होता है। पहले तो ये सहजीवी हो गया, बट पढ़ेंगे असहजीवी दो प्रकार से होता है आपके। एक तो होता है आपके वातजीवी और दूसरा होता है अवातजीवी। वातजीवी जीवाणु द्वारा होता है वातजीवी जीवाणु, और दूसरा होता है अवातजीवी जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या कहलाता है, वातजीवी जीवाणु और अवातजीवी जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण। तो ये अपन डिटेल से बात करेंगे इस क्लास के अंदर। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा कोई बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ छोटा सा है। सहजीवी नंबर 1, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सिंपल है, केमिस्ट्री आपकी 12th क्लास की, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप आराम से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके अंदर होता है, सामान्यतः फलीदार पौधों के अंदर। किसके अंदर ज़्यादातर ये किसमें होता है, फलीदार पौधे। फलीदार पौधे जैसे क्या हो गए आपके, जैसे मूंग हो गए, मटर हो गए, चना हो गए, अरहर हो गए, है ना, ये सारे क्या हैं, फलीदार पादप हैं। तो फलीदार पादपों की जड़ों में, किसमें, फलीदार पादपों की जड़ों में पाए जाने वाले ये जंतु हैं। फलीदार पादप की जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ों के अंदर फलीदार पौधों की जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती है, छोटी छोटी नोड्यूल्स बोलते हैं इनको ना, छोटी जड़ों में छोटी छोटी क्या पाई जाती है, ग्रंथियां।
ग्रंथियों में पाए जाते हैं ये सूक्ष्म जीव। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उनको स्तर करके वो क्या करते हैं, पादपों को उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं, है ना। तो छोटी छोटी पादपों में जो ग्रंथियाँ होती हैं उन ग्रंथियों के अंदर कौन पाए जाते हैं, ये सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जीवाणु कौन सा है आपके, राइजोबियम जीवाणु। क्या नाम है उसका, राइजोबियम की खूब सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। तो राइजोबियम जीवाणु सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो ये सहजीवी कहते हैं किसे अपन, सहजीवी के अंदर क्या होता है, जो दलहनी पादप होते हैं, फलीदार पादप हैं, इन जिनसे दालें प्राप्त होती है दलहनी पादप, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं ये ग्रंथियों के अंदर। ये अपन ने बात कर ली, जड़ों में पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या परिभाषा क्या हो गई सहजीवी की, एक बार देखो आप। जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या करना, क्या चाहिए होता है, अपन को क्या चाहिए, अपन भोजन करते हैं प्रकृति से। तो सूक्ष्म जीवों तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या ले लेते हैं, पादप से एनर्जी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं सूक्ष्म जीव, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जीवाणु क्या करते हैं, पादप से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और उस कार्बोहाइड्रेट लेकर पौधों को क्या देते हैं, लेते हैं, एवं पौधों को क्या देते हैं, पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। कौन, सूक्ष्म जीव, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जीव कौन सा हो गया आपके, राइजोबियम जीव, जीवाणु। तो जीवाणु कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और क्या देते हैं आपके, नाइट्रोजन देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का लेना और नाइट्रोजन का देना तो एक दूसरे में क्या हो गए, परस्पर क्या हो गए, एक दूसरे से वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हो गए, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जिससे क्या हो गया, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इनको अपन कहते हैं सहजीवन। क्या कहते हैं, सहजीवन। सहजीवन इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस सहजीवन कहते हैं। अगली बात समझ में, जीवाणु तो क्या लेते हैं, पादप से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिल जाती है, और इसके बदले वो पादप को क्या उपलब्ध करवाते हैं, नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो ये एक दूसरे में क्या हो गए, परस्पर लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। तो ये सहजीवन क्या हो गया आपके, और ये पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, सहजीवी राइजोबियम प्रजाति से संबंधित होती है। ये तो हो गया सहजीवन। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पादपों के अंदर जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो दलहनी पादपों हैं इनके अंदर क्या करते हैं, ग्रंथि का निर्माण करते हैं, नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं। ये कार्य भी किनका होता है, इन सूक्ष्म जीवों का होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा है ग्रंथि का निर्माण, ग्रंथि का निर्माण, नोड्यूल्स फॉर्मेशन, नोड्यूल्स फॉर्मेशन। ग्रंथि का निर्माण अब क्या होता है, ग्रंथि क्या, जैसे पादप के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृदा के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर क्या रहकर वो जीवाणु क्या करते हैं, जड़ों में प्रवेश करते हैं। जीवाणु किस में प्रवेश करते हैं, जीवाणु जड़ों में, रूट के अंदर पादप की जड़ों में प्रवेश करके एक संक्रमण नलिका होती है। क्या होती है, संक्रमण नलिका से पादप के राइजोम मूलक तक पहुँचते हैं। जीवाणु जड़ों में संक्रमण नलिका से मूलक तक पहुंचकर जो जड़ का कोर्टेक्स का मतलब क्या होता है, वलकुट पाया जाता है आंतरिक संरचना के अंदर। तो वलकुट वाले भाग के अंदर क्या करते हैं, जाकर कोर्टेक्स के अंदर जाकर उसको मतलब क्या करते हैं, उसको विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं। वलकुट को विभाजन के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। वलकुट को विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वलकुट के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। जैसे ये जड़ है नॉर्मल सी, तो ये जड़ है, इसके अंदर जैसे ये सूक्ष्म जीव है, ये मृदा के अंदर पाई जाती है जड़। तो ये सूक्ष्म जीव जैसे ये इसके अंदर प्रवेश करेगा, जैसे यहाँ पर वलकुट है, तो इस वलकुट के अंदर जाकर क्या करेंगे, इसको विभाजन के लिए प्रेरित करेंगे। तो जैसे ये विभाजन होगा, तो विभाजन होने से ये आकृति यहाँ से बढ़ेगी, और इस प्रकार से इनके अंदर और ये जड़ें हैं, इनके अंदर इस प्रकार से ये नोड्यूल्स का निर्माण होने लग जाएगा।
आ गई बात समझ में, ग्रंथियों का निर्माण हो गया। तो ये इस प्रकार से इसको अपन कहते हैं ग्रंथि पादप की, और इंग्लिश में बोलते हैं नोड्यूल्स। नोड्यूल्स ग्रंथि वलकुट, इसका निर्माण हो जाता है। तो ये तो हो गया आपके सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर ग्रंथि का निर्माण। अब सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया के कुछ नाम हैं, और जो किस पादप के अंदर निर्माण करते हैं उनके कुछ एक दो नाम देख लेते हैं अपन। वैसे तो आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उनके अंदर ये सारी डिटेल लिखी हुई है, फिर मैं आपको नाम बता देता हूँ ना। उनके नाम कौन कौन से हैं, किसकी प्रजातियाँ पाई जाती है ज़्यादातर, आपके बैक्टीरिया कौन से हैं, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया कौन से हैं। बैक्टीरिया हैं आपके राइजोबियम की प्रजातियां हैं, राइजोबियम की प्रजातियां हैं, जिसके अंदर क्या होता है राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी, मेलिलोटी तो होता है किसके अंदर आपके रिच का होता है, उसके अंदर में स्वीट क्लोवर के अंदर ट्राइफोली होता है जो क्लोवर के अंदर होता है। मटर वर्ग के पादप के अंदर तो होता है आपके लेगुमिनोसेरम राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम, ये आपके मटर वर्ग के पादप होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। उसके अंदर ग्रंथि के निर्माण में कार्य करता है। मटर, मसूर, उद्यान मटर, इनके अंदर फजियोली होता है जो गार्डन बीन के अंदर, मोट के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जेपी निकम जो होता है आपके, ये पाया जाता है किसके अंदर, जेपी निकम सोयाबीन वर्ग के अंदर पाया जाता है। सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन वर्ग के जो पादप होते हैं उनके जड़ों के अंदर कौन सा, राइजोबियम जेपी निकम पाया जाता है। लुपिनी वर्ग जो वार्षिक लुपिन पादप के अंदर। इसके अलावा राइजोबियम की अनगिनत जातियाँ होती है जो लोबियन बीन, मूंगफली, इनके अंदर भी पाया जाता है। तो ये तो हो गए आपके जो राइजोबियम की कुछ प्रजातियां हैं जो किस किस वर्ग के पादपों के अंदर ग्रंथि के निर्माण में और नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने में सहायक होती है। जो आपको नोट्स में पूरे दिए हुए हैं, नाम देख लेना एक बार, और मैंने बता भी दिए। ये तो हो गया आपका सहजीवी, मतलब जिसके अंदर पादप से तो जो जीवाणु होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं, आपके पादप से तो जीवाणु ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट, और वापस इसके बदले में पादप को उपलब्ध करवाते हैं क्या, नाइट्रोजन। तो ये तो हो गए आपके सहजीवी। अब दूसरा है नंबर 2 आपके असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। छोटा सा टॉपिक है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें क्या होता है, असहजीवी के अंदर क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु क्या करते हैं, पौधों की बिना सहायता के, जीवाणु पौधों की बिना सहायता लिए नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाते हैं, नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाते हैं। आगे बात समझ में। उसके अंदर तो अपन क्या पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर तो अपन ने पढ़ा था कि जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तो क्या करते हैं, पादपों के साथ में रहकर, पादपों से ग्रहण करके फिर उपलब्ध करवाते हैं, है ना। पादपों को साथ में रहकर पादपों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और वापस इसके बदले पादप को नाइट्रोजन, ये पादप से कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन पादप को क्या करते हैं, नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं, बिना सहायता लिए हुए उपलब्ध करवाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब ये किसके अंदर ज़्यादातर होता है, फसलों के अंदर, ये आपके जैसे गेहूँ के अंदर होता है, इसके अलावा जौ के अंदर होता है, इसके अलावा आपके ज्वार है, बाजरा है, इन सब के अंदर ये आपके क्या करते हैं, ग्रहण सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बाजरा, मक्का, इन सब के अंदर ये सूक्ष्म जीव इन पादपों की बिना सहायता लिए हुए ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाते हैं। तो ये तो हो गई आपके। और सहजीवी नाइट्रोजन किसके अंदर पाया जाता था, आपके दलहनी पादपों के अंदर, दलहनी या फिर फलीदार पादपों के अंदर पाया जाता था। और असहजीवी जो आपके ये अनाजी फसलें हैं, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब के अंदर, ये तो हो गए आपके। अब ये 2 प्रकार का होता है असहजीवी। परिभाषा तो समझ में आ गई ना, पौधों से बिना सहायता लिए हुए नाइट्रोजन का उपलब्ध करना, नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाना। असहजीवी 2 प्रकार से होता है, एक तो आपके वातजीवी,
एरोबिक और एक होता है अवातजीवी एनएरोबिक, है ना, नॉन सिम्बायोटिक, या फिर इनको लिविंग बैक्टीरिया भी बोलते, फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं ना, जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसी के सहयोग के बिना ही कार्य करते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब इसके अंदर सबसे पहला है वातजीवी, वातजीवी जीवाणु। वातजीवी का मतलब क्या हो गया, वातजीवी जिसके अंदर क्या करते हैं जीवाणु, इसके अंदर कौन सी प्रजाति होती है जीवाणु की, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर की प्रजाति होती है। एजोटोबैक्टर जो जीवाणु होता है उसकी प्रजाति है, उस प्रजाति पाई के द्वारा क्या करते हैं, इस भूमि के अंदर पाई जाती है एजोटोबैक्टर प्रजाति, जो वातजीवी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसके अंदर वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर, अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन को लेकर क्या करते हैं, अपने शरीर में ग्रहण कर ली, जीवाणु शरीर में ग्रहण करते हैं, फिर ग्रहण करके क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को ग्रहण करके जब वो पुष्ट करके जीवाणु एकत्रित करके पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले नाइट्रोजन को अपने शरीर में ग्रहण करके फिर वो पौधों को वो नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके वातजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाती है, वातजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे बात समझ, वातजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया, और ये क्रियाशील किसके अंदर रहते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट, चूना, नमी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है जिस मृदा के अंदर, तो उसके अंदर ये प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है ना, मृदा के अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा नमी पाई जाती है मृदा के अंदर, तो ये ज़्यादा कार्य करता है उसके अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो वातजीवी के लिए, एजोटोबैक्टर की प्रजातियाँ अपन ने बात कर ली, एजोटोबैक्टर की 5 प्रजातियाँ हैं जो क्या करती है, आपके वातजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो सबसे पहले आ गई आपके एजोटोबैक्टर की प्रजाति हो गई आपके, एजोटोबैक्टर की प्रजाति है क्रोकोकम, बी हो गई आपके एजोटोबैक्टर विजेरिकी, एजोटोबैक्टर विजेरिकी, फिर आपके सी हो गई एजोटोबैक्टर विनेलैंडी, फिर डी है आपके एजोटोबैक्टर एजेल्स, और डी ई है आपके एजोटोबैक्टर इंडिकम, ये 5 प्रजातियां किसकी है, एजोटोबैक्टर की जीवाणु की प्रजातियां हैं जो कौन सा, वातजीवी एरोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब इसके बाद में लास्ट है आपके अवातजीवी। वातजीवी के अंदर तो क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो जीवाणु एजोटोबैक्टर क्या करता है, उसको अपने शरीर में पुष्ट करके, अपने शरीर में ग्रहण करके पादप को उपलब्ध करवाता है। और दूसरा है आपके लास्ट है अवातजीवी नाइट्रोजन, अवातजीवी जीवाणु, अवातजीवी जीवाणु के अंदर क्या होता है, अवातजीवी जीवाणु सीधा नाम से पता चल रहा है, वह जीवाणु जो वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अवातजीवी मतलब वायु की अनुपस्थिति, बस सिंपल सी बात, ये ध्यान रखें, वायु की अनुपस्थिति में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो कहलाता है आपके अवातजीवी। ये जीवाणु संख्या में एजोटोबैक्टर से अधिक होते हैं। क्या होता है, एजोटोबैक्टर तो वातजीवी के लिए उत्तरदायी होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, इससे भी अधिक होती है और वायु की अनुपस्थिति में होते हैं। और इसके लिए भूमि क्या होनी चाहिए, एक तो अम्लीय भूमि, क्या होनी चाहिए, अम्लीय भूमि, और उसके अलावा इसके अंदर क्या होना चाहिए, पानी के निकास का प्रबंधन का अभाव होना चाहिए, पानी
निकास के प्रबंध का अभाव, जिससे पानी अंदर जमा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में ये जीवाणु क्या करते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं। और ये जहाँ ये जीवाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये दोनों अगर कंडीशन होती है उन परिस्थिति में, तो इन जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जीवाणु की संख्या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ज़्यादा होती है। आगे बात समझ में। और अब इसके कुछ एक उदाहरण है, अवाजीवी का उदाहरण हो गया आपके क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम, ये आपके एग्जाम्पल है जीवाणु का, अवाजीवी जीवाणु। इस वर्ग के मुख्य जीवाणु इसके अंदर पाए जाते हैं, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरिनम। ये जीवाणु क्या होता है, आपके अवाजीवी जीवाणु है, जो वायुमंडलीय वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आगे बात समझिए। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अम्लीय भूमि और पानी के निकास का अभाव होता है, पानी जमा हुआ रहता है, तो उसके अंदर ये अवाजीवी जीवाणु कार्य करता है। और जीवाणु का एग्जाम्पल पास्चुरियनम, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम। तो इस प्रकार से ये आपके असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने बात की थी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, पहली बात तो ये, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसको पादप सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो उस नाइट्रोजन को पौधों में उपलब्ध, अपने शरीर में ग्रहण करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है कितनी प्रतिशत, 78% है, जो क्या करते हैं, मात्रा तो ज़्यादा है और पादप के लिए पोषक तत्व के रूप में भी होती है नाइट्रोजन, लेकिन उस नाइट्रोजन को वो पादप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो मृदा के अंदर खूब सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव उसको ग्रहण करके उसका स्थिरीकरण करते हैं और पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। ये प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर अपन ने पढ़ा नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है आपके सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसके अंदर किसके अंदर पाया जाता है, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नाम बात बता रहा हूँ मैं। एक असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। अब ये किसके अंदर पाया जाता है सहजीवी, ये आपके होता है फलीदार पादपों के अंदर या फिर दलहनी फसलों के अंदर, है ना, जैसे चना है, मूंग है, मोट है ना, अरहर है, ये सारी दालों वाले पादप, है ना, इनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये होता क्या है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये इसके अंदर प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, राइजोबियम सूक्ष्म जीव प्रमुख रूप से। ये जीव क्या करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है वो पादप को उपलब्ध करवाता है। तो पादप से तो क्या लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है, पादप से कार्बोहाइड्रेट लेता है, एवं पादप को क्या उपलब्ध करवाता है, वापस नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है राइजोबियम जीवाणु। तो इस प्रकार से ये दोनों साथ साथ में क्रिया करते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, सहजीवन। आगे बात समझ में। और इसके अंदर अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी, ग्रंथि का निर्माण। ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है, ग्रंथि के निर्माण के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की जड़ में प्रवेश करके मूलक तक अंदर की सतह तक पहुंचकर फिर उसके भाग कोर्टेक्स या वलकुट वाले भाग में वलकुट को विभाजन के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं। और प्रेरित होने के बाद में जो उसके अंदर विभाजन होता है, तो विभाजन से ग्रंथि का निर्माण होता है। इस प्रकार से ग्रंथि का निर्माण होता है। इनको अपन क्या कहते हैं, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रक्रिया सहजीवी। फिर राइजोबियम की कुछ प्रजातियाँ पड़ी जो रिचका, मटर वर्ग के अंदर, फलीदार पादपों के अंदर कार्य करते हैं। असहजीवी जिसके अंदर क्या होते हैं, जीवाणु पादप से कुछ भी नहीं लेते हैं और पादप को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का सहजीवन नहीं होता है ना। वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको ग्रहण करके पादप को उपलब्ध करवाते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो वातजीवी, दूसरा अवातजीवी। अवातजीवी के अंदर क्या होता है, जीव होते हैं, इंपॉर्टेंट जीव कौन सा है आपके,
वेक्टर। एजोटोबैक्टर क्या करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है इसको अपने शरीर में ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको अपने शरीर में ग्रहण करके पादप को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। और अवातजीवी के अंदर वायु की क्या होती है, अनुपस्थिति, एब्सेंट होती है। वायु की अनुपस्थिति में क्या करता है, ये क्रिया करता है। इसके लिए अम्लीय भूमि जरूरी होती है और नमी वाली भूमि होनी चाहिए, अम्लीय भूमि, और जल के निकास का प्रबंध होना चाहिए। और इसका इम्पोर्टेंट है आपके क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम जीवाणु है। तो इस प्रकार से ये आपके आज की क्लास में अपन ने जो पढ़ा वापस डिटेल में बात कर ली। अब ये आपके चैप्टर नंबर 2 मृदा जीवांश पदार्थ कंप्लीट होता है। और आप जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज मृदा जीवांश पदार्थ, इसको आप आराम से एक्सरसाइज को करें तो आपको पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे समझ में। एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है आपके चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है। कल से अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप एक बार और वीडियो को घुमा के वापस रिवाइज करके देख लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। और बहुत धीरे धीरे पढ़ाया मैंने। ठीक है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद आप सभी को।